झूठ झूठ क्या कहें, हम तो सत्यार्थी हैं, मेरा कोई मजहब नहीं, हम तो विद्यार्थी। ऐसे ही बातों के साथ मेरे प्रिय बच्चों, मैं आपको ईद मुबारकबाद देता हूँ और आज का क्लास वेक्टर का 5th पार्ट हम शुरू करें। मेरी तरफ से समस्त देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वेक्टर का 5th पार्ट, यानी कि अब तक हमने पढ़ लिया है वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। वेक्टर और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। ध्यान देंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब हमने पढ़ाया था तो उस टाइम बताया था कि दो वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन या इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ये बताता है कि दो वेक्टर एक दूसरे से कितना स्पेसिफिकली पैरेलल है। आज हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ये बताता है कि कोई दो वेक्टर कितना स्पेसिफिकली एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये कैसे बताता है, क्यों बताता है, ये जानने के लिए चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के डेफिनेशन की ओर। तो देखिए ध्यान से, तो माने डेफिनेशन क्या करता है क्रॉस प्रोडक्ट का कि लेट ए एंड बी आर एनी टू वेक्टर। तो उस केस में क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होता है दो वेक्टर का, उसको हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से, और वो इक्विवेलेंट होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। ध्यान देंगे ये बात, ये तो रहा दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये कैसे? तो फिर वही बात हम करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हैमिल्टन क्वार्टरनियन की बात करना पड़ेगा, और फिर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर के 4 डायमेंशन में जनरलाइजेशन की बात करना पड़ेगा, जो आपको एमएससी की ओर यानी क्वांटम मैकेनिक्स की ओर ले जाती है। तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन इलॉजिक है, इसकी भी लॉजिक है, लेकिन यहाँ पर बात करना उचित नहीं। बस इतना समझे कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इस वेक्टर क्वांटिटी में ए क्रॉस बी बता दिया मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। जरा देखिए जाए, ये मॉडुलस है बाबू, ये भी मैग्नीट्यूड बताएगा, ये भी मैग्नीट्यूड बताएगा, ये भी मैग्नीट्यूड, ये न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा, यानी ओवरऑल ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेगा। अब इसके डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास इसके बगल में एक यूनिट वेक्टर लिखते हैं, और ये यूनिट वेक्टर इसके डायरेक्शन को बताता है। और इस तरह से ए क्रॉस बी का डेफिनेशन क्या हो गया? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप। अब ध्यान दें, अगर आपसे यहाँ पे कोई मैग्नीट्यूड पूछे तो आप में से बहुत लोग तुरंत बता देंगे कि सर ये पोर्शन हमारा मैग्नीट्यूड है, यानी ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड है। लेकिन कोई डायरेक्शन पूछे तो इतना तो बात साफ जाहिर है कि यूनिट वेक्टर एल डायरेक्शन बता रहा है, तो ये डायरेक्शन होगा क्या, ये जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा राइट हैंड स्क्रू रूल। तो इसके लिए समझेंगे, पहले हम ओरली समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर स्क्रू रूल पे चलेंगे। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, सपोज करें ये कोई प्लेन है, मेरे हाथ में जो कॉपी है, और इन दोनों में दो वेक्टर ले रहे हैं हम, और इस वेक्टर ए है ये,
और ये दूसरा वेक्टर है सपोज करें b। ध्यान से समझेंगे, ये दो वेक्टर इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, वेक्टर a और वेक्टर b, और इन दोनों के बीच का कुछ ना कुछ एंगल है। तो उस केस में इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी ये रेड पेंसिल इस रेड एक्सिस के लॉक होगा। समझेंगे ध्यान से। तो हम कैसे ओरली कह सकते हैं, कहते हैं कि द क्रॉस प्रोडक्ट, द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is along the plane perpendicular to the plane in which these two vector contain। हिंदी में बोले तो दो वेक्टर के सदिश गुणन का जो परिणामी होता है, उसका जो दिशा होता है, इन दोनों वेक्टर को कंटेन करने वाले समतल के लंबवत दिशा में होता है, यानी इस डायरेक्शन में होगा। अब समझे, अब स्क्रू रूल पे चलते हैं हम। स्क्रू रूल पे जाने के लिए देखिए ध्यान से, तो ये मैग्नीट्यूड है, और अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन n कैप बता रहा है, और इस डायरेक्शन को जानने के लिए हमारे पास स्क्रू रूल है। समझेंगे ध्यान से, ये राइट हैंड स्क्रू रूल, सबने स्क्रू देखा होगा। ये बाबू हमारा स्क्रू है, और सपोज करें यहाँ पे दो वेक्टर है, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, जो इसके टोपे में कंटेन कर रहा है। देखिए ध्यान से, ये टोपे में कंटेन कर रहा है बाबू। ये जो दो वेक्टर है इस स्क्रू के टोपी में कंटेन कर रहा है, यानी इस प्लेन में कंटेन कर रहा है। तो उस केस में अगर हम स्क्रू को राइट हैंड रोटेट करें, ध्यान देंगे, राइट हैंड रोटेट कर रहे हैं ऐसे, राइट हैंड स्क्रू रूल, ये थीटा मान लें, तो राइट हैंड रोटेट करेंगे तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये इन दोनों के प्लेन के, यानी ये ए क्रॉस बी जिस प्लेन में कंटेन कर रहे हैं, ए क्रॉस बी जिस प्लेन में कंटेन कर रहे हैं, उसी के परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, यानी ऊपर की ओर होगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। इस रूल को हम कहते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल। सर राइट हैंड स्क्रू रूल न रहे तो कैसे पता चलेगा? उसके बिना भी हम काम कर सकते हैं। जरा देखे ध्यान से, अगर हम अपने फिंगर को ऐसे कर्ल बनाएं, ये फिंगर हमारा कर्ल है, अगर हम इसको ऐसे कर्ल बनाएं तो ये जो प्लेन होगा यहाँ पर, ये जो प्लेन होगा मेरे हाथ पे देखेंगे, ये जो प्लेन होगा ये ए क्रॉस बी, ए और बी इस प्लेन में कंटेंट होगा, जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा वो हमारे थंब की ओर। तो राइट हैंड स्क्रू रूल उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो फिर समराइज कर रहे हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में दोनों वेक्टर लाई कर रहे हैं। अब स्केलर प्रोडक्ट की तरह हम वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट का भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। समझेंगे ध्यान से, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है बाबू? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, एक सेकंड रुक गया, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और जिसका डायरेक्शन दोनों प्लेन के कंटेन करने वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। यानी पहली प्रॉपर्टी हमारी यही हो गई कि ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और एन के ये बता रहा है हमारा वेक्टर क्वांटिटी को लाई
perpendicular to the plane containing vector A and vector B। बहुत लोगों का ये शिकायत आ रहा है कि सर आपका वीडियो बहुत लेंदी है। लेंदी वीडियो से क्या मतलब? आपका जो टारगेट है, जो आपने बना रखा है नीट आईआईटी के लिए, उसके लिए मेहनत तो जब तक आप पर डे नए क्वेश्चंस जनरेट हो रहे हैं, तो जब तक पूरा कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़ेंगे तब तक क्वेश्चन डील करना, न्यूमेरिकल देखेंगे तो हम जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं हर कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे गए, तो हम देखेंगे कि कैसे हर क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट से डील हो रहा है। तो ये नहीं देखें कि वीडियो बड़ा है छोटा है, बस वीडियो अंत तक देखें। बिना कॉन्सेप्ट लिए क्वेश्चन एक क्वेश्चन डील नहीं हो पाएगा, तो यहाँ ध्यान दें। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी B क्रॉस A नहीं होता है। यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। थोड़ा सा इलैबोरेट करना चाह रहे हैं, जरा देखेंगे ध्यान से। अगर हम A क्रॉस B की बात कर रहे हैं, सपोज करें हमारे पास ये दो वेक्टर है और इस वेक्टर का नाम दिया हमने A और इस वेक्टर का नाम दिया B और यहाँ पे थीटा, तो इनका जो डायरेक्शन होगा बाबू ऊपर की ओर होगा और इस वेक्टर को हमने मान लिया C और वो बराबर होगा A क्रॉस B। इनका अगर डायरेक्शन हम n कैप मानते हैं, तो अगर आप में से कोई B क्रॉस A निकाले, कोई कहे कि सर B क्रॉस A क्या होगा, तो उस केस में B क्रॉस A का डायरेक्शन अगर हम राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालेंगे तो ये नीचे की ओर होंगे, यानी ऊपर ना होके -n के साइड में होंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जब A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A करने की कोशिश करेंगे तो वो गलत कॉन्सेप्ट होगा। क्यों? क्योंकि राइट हैंड स्क्रू रूल से देखेंगे कि इसका डायरेक्शन बदल जाएगा। तो सर कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा। मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ A क्रॉस B वो बराबर होगा मॉड ऑफ B क्रॉस A। लेकिन अगर बात डायरेक्शन के साथ करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्शन जस्ट माइनस हो जा रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं A क्रॉस B is minus time of B क्रॉस A। तो ये रिजल्ट है। पहला बात कि A क्रॉस B कभी भी वेक्टर क्वांटिटी A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A के बराबर नहीं होता। और दूसरी बात कि A क्रॉस B अगर करना चाहते इक्विवेलेंट तो ये होगा माइनस टाइम ऑफ B क्रॉस A। इसका मतलब कि कभी भी ये दोनों कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अगली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी बाबू? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी अगर A, B और C ये कोई तीन वेक्टर है, R2 वेक्टर, तो उस केस में A जो होगा वो A क्रॉस B प्लस C जो होगा वो बराबर होगा A क्रॉस B के और प्लस A क्रॉस C के। इसका मतलब कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। समझने की कोशिश करेंगे। काफी गर्मी है। तो A क्रॉस B प्लस C वो बराबर होता है A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है।
अगली जो प्रॉपर्टी हमारे पास वो प्रॉपर्टी है कि अभी अभी हमने एक डेफिनेशन में जब आपसे बोला था कि सर A क्रॉस B, ये बात ध्यान से समझेंगे। A क्रॉस B बराबर मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा और n कैप। सर एक बात बताइए कि ये वैल्यू कि अगर हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, यानी A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, तो उस केस में ये होगा AB साइन थीटा। तो आप ये बताइए कि ये A क्रॉस B मैक्सिमम कब होगा? तो हमको पता है कि A क्रॉस B का जो मॉड है वो मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा, व्हेन साइन थीटा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा के मैक्सिमम वैल्यू 1, यानी ये होगी साइन 90, यानी थीटा की वैल्यू होगी 90। और यहाँ जब 90 आप रखेंगे तो मॉड ऑफ A क्रॉस B की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी AB साइन 90 की। और AB साइन 90 का मतलब AB, समझेंगे ध्यान से। लेकिन आप में से कुछ लोग, अगर हम बात कर दे बाबू A डॉट B, अगर हम थीटा की वैल्यू 0 लिख ले, ये थोड़ा मजेदार बात होगा। अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 ले ले तो उस केस में साइन थीटा की वैल्यू थोड़ा मिटाना पड़ेगा। ये रिजल्ट थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर हम थीटा की वैल्यू 0 ले लें तो उस केस में साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जा रही है? 0। और तब A क्रॉस B की अगर बात आपसे कोई करेगा तो आप कहेंगे सर जब ये मिनिमम हो गया तो उस केस में AB साइन 0 और ये वैल्यू 0। अब समझिए थोड़ा, बेसिक डेफिनेशन पे चलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। वहां हम ये देख रहे थे कि जैसे हम दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर ले रहे थे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर वैनिश हो जा रहा था। और ये बात ये जाहिर कर रहा था कि कभी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ये बताता है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे से कितना स्पेसिफिकली पैरेलल है। और यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ, कि जब आप थीटा की वैल्यू 0 ले रहे हो, यानी दोनों वेक्टर को पैरेलल ले रहे हो, तो उस केस में A क्रॉस B वैनिश हो जा रहा है। ये बात साफ जाहिर कर रही है कि A क्रॉस B ये बताता है कि दो वेक्टर एक दूसरे से कितना स्पेसिफिकली परपेंडिकुलर है। तो उम्मीद है कि आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ गया होगा कि किसी भी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। आप में से कुछ लोग ये भी सोच लिए होंगे कि सर थीटा बराबर 0 ले रहे हैं, या थीटा 180 पे भी तो 0 होता है। तो बिल्कुल सही बात। अभी तो हमने कहा कि A क्रॉस B वो बराबर होता है माइनस टाइम ऑफ B क्रॉस A के। अभी तो हमने कहा ये बात। तो अगर कोई बालक उसमें थीटा इज इक्वल टू 0 ले रहा है तो हमने दिखाया कि A क्रॉस B वैनिश हो गया। तो अगर आप थीटा इज इक्वल टू 180 लोगे बाबू, तो मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगे, लेकिन रहेंगे तो 0 पैरेलल ही। तो उस केस में भी ये थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए भी A क्रॉस B वैनिश हो जाएगा। तो बार बार अगर आपसे कोई इस बात पर डिबेट करने लगे कि A क्रॉस B और एक डॉट B में क्या अंतर है, तो पूरा पोस्टमार्टम करके दिखा दो। देखो भैया ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है और ऐसे ऐसे होता है। अगली जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है, जैसे उसमें सेल्फ डॉट प्रोडक्ट था, इसमें सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट है। अगली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास उसको हम कहते हैं सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट बड़ा मजेदार है।
ये कह रहे हैं कि जो वेक्टर ए है वो वेक्टर बी है, ये दोनों को बराबर मान लीजिए आप। इसका मतलब कि वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। तो आपको तो पता है कि ये डिफाइन होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। सर थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे? तो अब ये सी बात है, दोनों वेक्टर जब सेम हो गया तो थीटा की वैल्यू 0। तो इस केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? 0। और ये n कैप, और यहाँ पे फिर ये बात वेनिश कर जाएगी और मॉड ए क्रॉस ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये कि ए क्रॉस बी का वैल्यू या ए क्रॉस ए का वैल्यू वेनिश कर जा रहा है। इस केस में सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। अब इससे अगर हम कंपेयर कर लें यूनिट वेक्टर से, अगर हम इन द केस ऑफ यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर में ये बात जाहिर है कि जैसे ए क्रॉस ए 0, इसी तरह आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये सब एक दूसरे से सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होंगे। और ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करना, इसलिए ये याद रखेंगे, ये टॉपिक, ये पॉइंट याद रखेंगे कि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। अब इस यूनिट वेक्टर को ऑर्थोगोनली थोड़ा एडजस्ट कर लें। ऑर्थोगोनल फॉर्म में अगर आपसे दिखाएं, जरा देखेंगे ध्यान से बाबू, ये है I, ये है J और ये माने K। समझेंगे ध्यान से, जैसे I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K, ये सब क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। इसी तरह अगर हम I क्रॉस J निकालें तो उस केस में क्या होगा जरा बताओ, ध्यान देना। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की हम बात करने चल रहे हैं। अगली प्रॉपर्टी हम डील कर रहे हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की। और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें तो I क्रॉस J अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर ये डिफाइन हो सकता है I J साइन थीटा, और यहां पे थोड़ा I क्रॉस J, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में ये कंटेंट करता है। यानी ये भैया ये है हमारा I J और इस प्लेन में ये कंटेंट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका डायरेक्शन किधर की ओर होगा? K की ओर। तो यहाँ पे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के केस में ये हो जाएगा K, और यहाँ पे I क्रॉस J। जरा देखो आप, ये दोनों I क्रॉस J, दोनों के बीच का एंगल क्या? 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा मॉड I की वैल्यू होगी 1, ये भी 1, और ये है साइन 90, और ये है K, और यहाँ से साफ जाहिर है I क्रॉस J बराबर ये भी 1, ये भी 1, ये सारा 1 हो गया, और ये सब मल्टीप्लाई होके हो जाएगा K। गजब भयो रामा। देखो ध्यान से, I क्रॉस J की वैल्यू क्या हो गई बाबू? K। सिमिलरली जब आप निकालोगे K क्रॉस K की वैल्यू तो ये I हो जाएगा, जब K क्रॉस I की वैल्यू निकालोगे तो J हो जाएगा। ऑर्डर का यहाँ बड़ा रिस्ट्रिक्शन है, इस बात को ध्यान से समझेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर का बड़ा रोल है। I क्रॉस J को J क्रॉस I लिखने की हिम्मत जरूरत भी मत करना, और अगर गलती से कर भी दिए तो ये I क्रॉस I अगर आप J क्रॉस I लिखने की कोशिश करेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये K के जगह पे क्या हो जाएगा बाबू? माइनस K, डायरेक्शन बदल जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर अगर J क्रॉस K के जगह पे आप निकालें K क्रॉस J तो ऑब्वियस सी बात है I बदल जाएगा किसमें? माइनस I। और अगर K क्रॉस I को आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं I क्रॉस K में, तो ये सॉरी यहाँ पे J होना चाहिए, ये J हो जाएगा क्या? माइनस J। तो ये जितनी डब्बा में हम बंद कर रहे हैं ना, जितना प्रॉपर्टी,
इस सारी डब्बे वाली प्रॉपर्टी का बड़ा यूज है न्यूमेरिकल। ये सब हम वहां देखेंगे कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है। कौन कौन सी बात, एक तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, दूसरी बात आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, ये सब ऑर्डर में लेना है। जैसे ही ये कम्यूटेट करेंगे, आपको पता है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नॉन कम्यूटेटिव होता है, यानी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, तो उस केस में इसको माइनस टाइम अब कितना पड़ेगा। आप समझे, ये स्क्रीनशॉट ले लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ए क्रॉस बी को आखिर सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान से समझेंगे ए क्रॉस बी को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सिंपल मान लेते हैं हम कोई वेक्टर ए है और ये कंपोनेंट फॉर्म में लिखा है a1i प्लस a2j और प्लस a3k। हम बताए थे आपको कि किसी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं और मल्टीप्लाइड, ये हो गया b1i प्लस b2j और प्लस b3k। अब यहाँ पर कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल कोई भी टर्म तो पहले ब्रैकेटेड टर्म पहले वाले को उठाते हैं और सब में मल्टीप्लाई करते हैं। इसको उठाया और तीनों में मल्टीप्लाई किया, तो तीनों में मल्टीप्लाई करने के लिए डिजाइन नहीं बनेगा यहाँ पे, बस समझते रहेंगे कि ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हो गया a1 b1, ध्यान देना है बात, ये हो गया बाबू a1 b1 और ये है i क्रॉस i और प्लस a1 b2 ये हो गया i क्रॉस j और प्लस a1 b3 और ये हो जाएगा i क्रॉस k, ये हो गया i क्रॉस k। अब ध्यान देंगे, यहां से करने के बाद अगला टर्म उठाया, देखना ये ध्यान से, टर्म पड़ा इसलिए अगले लाइन में लिख रहे हैं हम। अब यहाँ पे a2 b1 बाबू क्या हो जाएगा, a2 b1 और ये हो गया j क्रॉस i और इसी तरह a2 b2 ये लिख दिए a2 b2 और a2 b2 को लिख दिए क्या, j क्रॉस j और a2 b3 ये हो गया a2 b3 और यहाँ लिख दिए j क्रॉस k। ध्यान से समझेंगे, अगला टर्म है a3 b1, ये है बाबू a3 b1 और ये हो जाएगा k इंटू आई यानी k क्रॉस i। इसी तरह a3 b2 ये हो गया a3 b2 और ये हो जाएगा k इंटू j और a3 b3 और ये हो गया k इंटू k। ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। अब हमको बताया अभी कि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट वैनिश हो जाता है, यानी जीरो के बराबर है, यानी i क्रॉस i। बाबू देखना ध्यान से, यहाँ ये जीरो हो जाएगा तो अपने कोफिशिएंट को भी जीरो कर देगा। इसी तरह यहाँ पे k क्रॉस k जीरो हो जाएगा तो अपने कोफिशिएंट को भी जीरो कर देगा। और इसी तरह j क्रॉस j जीरो है, j क्रॉस j जीरो है तो अपने कोफिशिएंट को भी क्या करेगा, जीरो कर देगा। इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म में 3 टर्म वैनिश हो गए। क्या क्या बचा बताओ, क्या क्या बचा, a1 b2 ये बचा i क्रॉस j और क्या बचा a1 b3 और ये बचा i क्रॉस k और तीसरा टर्म तुम्हारे पास, सॉरी एक टर्म दो टर्म तीसरा यहाँ है, ये बचा बाबू a2 b1 और ये हो गया j क्रॉस i। अच्छा, इसी के साथ हम दो काम करते चले हैं, ऑर्डर में लिखते चले हैं। तो जरा देखेंगे ध्यान से, ये है a1 b2 i क्रॉस j। अभी हमने बताया कि जब भी वेक्टर को लिखने की कोशिश करेंगे तो ऑर्डर में करेंगे, यानी ये देखो ऐसे i क्रॉस j क्रॉस i k क्रॉस i, ऐसे j क्रॉस k और k क्रॉस i। तो i क्रॉस j k क्रॉस j को j क्रॉस k लिखेंगे तो साइन बदल जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगा, तो प्लस की जगह पे हो जाएगा माइनस। ध्यान देंगे ये बात, कहा बाबू ये लिखा हमने a1 b2 और ये वाला i क्रॉस k
को k क्रॉस i लिखना चाह रहे हो, हमारे पास कौन कौन से टर्म है, 1 2 3, वेनिश कौन कौन होगा, ये हमने एज यूजुअल लिख दिया। अगला टर्म हमने a1 b2, i क्रॉस k को k क्रॉस i लिखना चाह रहे हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा b3 और ये हो जाएगा k क्रॉस i, ऑर्डर में हो गया k क्रॉस i। अगला टर्म देखेंगे ये है a2, अब देखो j के बाद i नहीं, i के बाद j, तो यहाँ पे भी ऑर्डर बदले, ये हो जाएगा a2 b1 और ये j क्रॉस i को हम लिख दे i क्रॉस j, ये भी माइनस हो गया, तो ये टर्म खत्म। ये बचा a2 b3, ये है a2 b3। देखो अब j और k है तो ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा। ये देखो k और i, यहाँ पर भी ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा, ये एज यूजुअल लिख देंगे k और i। और यहाँ पे देखो तो ये भी ऑर्डर में k के बाद j नहीं, j के बाद k, ये माइनस हो जाएगा, डायरेक्शन बदल गया, a3 b2 ये हो जाएगा j इंटू k। ध्यान से समझना, यहाँ तक बहुत आसान सी बात है। 9 टर्म में 3 टर्म वैनिश हो गए, बचा 1 2 3 4 5 6। अब देखो थोड़ा सा और इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं a1 b2, i क्रॉस j को हम लिख सकते हैं k माइनस a1 b2 सॉरी b3, j क्रॉस i को लिख सकते हैं k। अभी हम पीछे प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, a2 b1 इसको i क्रॉस j को लिख सकते हैं k। और इसी तरह यहाँ पे देखो ये हो जाएगा a2 b3, j क्रॉस को लिख सकते हैं i और प्लस ये हो जाएगा a3 b1 और k क्रॉस i को लिख सकते हैं j और माइनस a3 b2 इसको लिख सकते हैं j क्रॉस k को i। ध्यान से समझेंगे, कितना हो गया, k के कोएफिशिएंट 2 हो गए, j के कोएफिशिएंट और i के कोएफिशिएंट। स्क्रीनशॉट लेंगे, ऊपर का टर्म मिटाना है, तो अब ऊपर का टर्म हम मिटा रहे हैं, जरा समझेंगे। अब यहाँ के बाद इसके बाद क्या लिख सकते हो, i वाले टर्म को एक साथ लिखो। अब i वाले टर्म को एक साथ लिखोगे तो हो जाएगा a2 b3 माइनस a3 b2, ये ब्रैकेट बाहर आई, यहाँ से माइनस j कॉमन लेंगे j वाले टर्म में से, तो माइनस j कॉमन लिया, ये हो गया a1 b3 और माइनस a3 b1 और इसी तरह j वाले टर्म में एज यूजुअल लिख दे, तो k वाले टर्म में तो क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा a1 b2 माइनस b2 a1 b2 माइनस a2 b1, सॉरी ये हो जाएगा b1 a2, वही a2 b1। अब यहाँ ध्यान देंगे, इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया कि इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, i j और k, और a हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। यहाँ देखो हम लिख सकते हैं a1 a2 a3 और b1 b2 b3। सर कैसे लिख दिए आप इसको इतना, तो ये एक्सप्लेनेशन के लिए जरा देखेंगे, पहले पार्ट में भी हम पढ़ाए थे कि डिटर्मिनेंट को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए वहां पे हम बताए थे कि कॉलम और रो वाइज कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिखे i, तो जिस कॉलम और रो डिजिट को लेती है उस रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, तो i लिया, उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई a2 b3 माइनस a3 b2 इसी तरह दूसरे वाले को माइनस लिखते हैं और इस वाले रो और कॉलम को छोड़ देते हैं। जब इसको छोड़ोगे ये हो जाएगा a1 b3 माइनस b1 a3, और इसी तरह k वाले टर्म को जब करेंगे तो k वाले रो और कॉलम को छोड़ दिया, a1 b2 माइनस b1 a। इस तरह से a क्रॉस b को सॉल्व करने के लिए बड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसको। ये हो गया a2 a3 b1 b2 b3। तो a क्रॉस, ध्यान से समझोगे, a क्रॉस b को इट मींस कि दो वेक्टर के क्रॉस को कैलकुलेट करने के लिए इट इज नॉट नेसेसरी टू फॉलो दिस लॉन्ग टर्म।
आप सिंपल सी बात है उसको आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिटर्मिनेंट यानी सारणिक फॉर्म में रख के आप बड़े आसानी से हल या सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से आपको a क्रॉस b की वैल्यू मिल जाएगी। अब सारी प्रॉपर्टी के बाद सर आपके पास इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, तो इसका दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे पास है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है बाबू? जब भी हम किसी बॉडी पे कोई रोटेशनल फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके ये जो डिस्टेंस होती है r, तो ये फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी f इनटू r के यानी r क्रॉस f के बराबर होता है, यानी टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f। यानी ये एक वेक्टर क्वांटिटी यानी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ये एग्जांपल। इसी तरह जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो वहां पे दो तरह का वेलोसिटी होता है। देखो या तो एक तो टाइम्स के रिस्पेक्ट में इसका एंगल भी बदल रहा है, तो एंगल के बदलने के साथ साथ ओमेगा, इसको हम पढ़ते हैं बाबू क्या, ओमेगा, और ये बताता है एंगुलर वेलोसिटी, और ये लीनियरली बॉडी भी मूव कर रहा है, यानी ये हो गया लीनियर वेलोसिटी। तो यहाँ पे दूसरी जो एग्जांपल है वो है v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। तो ये भी एक रिलेशन है दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का, यानी एंगुलर लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल, और ये हो गया क्या, एंगुलर वेलोसिटी। अगला जरा समझेंगे ध्यान से, इंक ले आओ तो। गर्मी इतनी है कि मार्कर भी सूख गया था। देखें तो हम क्या बता रहे थे बाबू कि ये टॉर्क के एक एग्जांपल है जिसको r इंटू r क्रॉस f लिख सकते हैं। ये सब हम मैकेनिक्स में आपको पढ़ाएंगे, जब आगे मैकेनिक्स का पोर्शन यानी लॉ ऑफ मोशन पढ़ाएंगे या जब फोर्सेस पढ़ाएंगे तो ये सारी चीजें से डेरिवेशन के साथ वहाँ पे आएंगी। तो टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। अब हमारे पास अगला जो एग्जाम्पल है, अब इससे रिलेटेड बस न्यूमेरिकल लिखना है। क्या लिखना है? न्यूमेरिकल। समझने की कोशिश करेंगे। अब बहुत ही बेहतरीन एक क्वेश्चन हमारे पास, बताने से पहले इस न्यूमेरिकल को मैथमेटिक्स के एपी, जीपी और एचपी बायो वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए बताने से पहले आईआईटी में 2 बार पूछा गया ये क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आईआईटी 2005 में ये पूछा गया है, तो जरा समझेंगे ये क्वेश्चन को ध्यान से। इस बताने से पहले क्वेश्चन को ये जानने की, अगर ए, बी और सी आर एनी 3 नंबर, अगर 3 नंबर हो तो अगर ये जीपी में है, जीपी मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, अगर ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी जीपी में है तो उस केस में ये बराबर होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। यानी इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी का होता है। अगर ये एपी में है यानी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में, अगर ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में है तो उस केस में अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में क्या होता है बाबू कि यानी एपी में होगा जब, तो ये रिलेशन होता है
2b इज इक्वल्स टू क्या होता है जरा देखो तो, ये होता है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, यानी b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। ये बहुत बड़ी बेहतरीन बात है, ये समझना हमको। आगे अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, 3 तरह का होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हमारे पास ये रिलेशन आता है b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी। सर ये बात समझ में नहीं है तो समझने की कोशिश भी उतना नहीं करें, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब आपको पढ़ाया जाएगा AP, GP, HP, तो वहां पे ये सारी चीजें बताई जाएंगी कि अगर कोई 3 नंबर AP, ABC अगर वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है तो रिलेशन ये डेवलप होता है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में है तो b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2 डेवलप होता है, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, HP में है तो ये 2ac अपॉन a प्लस बी डेवलप होता है। अब इसी पे बेस हमारे पास एक क्वेश्चन है, जरा समझने की कोशिश करेंगे, जो IIT 2005 में पूछा है। ये स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, बहुत जरूरी है ये। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है लेट ए बी सी, लेट ए बी सी, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। स्टार्टिंग में इसीलिए हमने आपको बता दिया कि पीजीपी और एचपी क्या है, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेट करेगा उससे। क्वेश्चन ये है IIT 2005 में पूछा गया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। लेट ए बी सी बी डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव नंबर्स इफ द नंबर्स a i a j c k i प्लस के, और तीसरा हमारा है c i c k c और b के, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है बाबू, लाइन इन ए सेम प्लेन। जब लाइन इन ए सेम प्लेन होगा तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, और जब 0 होगी तो उस केस में जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, डिटरमिनेंट का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। यानी जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इस सारे वेक्टर को हम सॉल्व करेंगे, तो बताइए ये कौन कौन सा कोफिशिएंट है, तो ये जरा देखेंगे हमारे पास क्या क्या है। पहले वेक्टर में हमारे पास है AAC, दूसरे में क्या है जरा देखो तो, कुछ नहीं है, I का कोफिशिएंट 1 है, J का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 0, और K का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, देखो तो, और J का कोफिशिएंट, J का टर्म तो इसमें है ही नहीं, और तीसरा हमारे पास है CCB। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखो हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये नंबर हमको ऊपर का डिलीट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जब इसको क्या होना चाहिए 0, क्यों भाई, तो पहले तो लिखना पड़ेगा सिंस द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ये कैसे है, दो दिया गया वेक्टर है वो कोप्लेनर है, तो जब कोप्लेनर होगा तो ये 0 होगा। अब इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के लिए हमें बताया था, पहले a लिखते हैं, इसको प्लस में रखते हैं, इसको कॉलम को हटाते हैं, तो करो तो बाबू 0 इंटू बी 0, माइनस सी इंटू 1 माइनस सी। अब फिर दूसरे केस में इसको माइनस रखते हैं, इसको छोड़ देंगे, ये होगा b इंटू 1 b और c इंटू 1 c, तो ये क्या हो जाएगा b इंटू 1 b और c इंटू 1 c, b माइनस c, और तीसरा टर्म ये खत्म, ये हो जाएगा क्या, तीसरा हो जाएगा प्लस c, और यहाँ हो जाएगा c इंटू 1 c और c इंटू 0। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या है बताओ तो, ये बराबर होना चाहिए 0 के, ये बराबर होना चाहिए 0 के। अब यहाँ पे a इंटू सी माइनस ए सी बचा, ये हो गया माइनस ए बी, माइनस माइनस प्लस ए सी, और ये हो गया प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। जरा देखो बाबू, ये वैल्यू प्लस ए सी माइनस ए सी खत्म, सी स्क्वायर बराबर हो गया ए बी, और यही वजह है कि ये रिलेशन डेवलप होता है इसमें जीपी में। इसलिए जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, यानी सी किस में होगा बाबू, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन।
ये ध्यान देंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इसमें मैथमेटिक्स के एपी, जीपी, एचपी का भी रिलेशन है, साथ साथ डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करें उसका भी रिलेशन है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जीपी में या फिर वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशंस होती है, एपी में क्या होती है, एचपी में क्या होती है। तो हमने तीनों रिलेशन बता दिया है। आप कोशिश करेंगे उसको याद रखने की, और स्पेशली नीट के स्टूडेंट उसको याद रखेंगे, क्योंकि उनको लिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं 11th-12th में, और आईआईटी वाले तो उनको पढ़ना ही है, तो उनके दिमाग में हमेशा रिलेशन रहेगा ही। तो ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है जो आईआईटी 2005 में आया था। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, जिससे अगले आने वाले कॉन्सेप्ट आपके पास पूरे अच्छे से पहुंच पाए। छोटी वीडियो लेंथ देख के मत रहिए। बार बार हम ये कह रहे हैं कि एक ग्लास में इतना अनाज नहीं हो सकता कि पूरे साल हम खा सकें। इसलिए हमें, अगर आईआईटी टारगेट है, नीट टारगेट है, तो हर कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, या वीडियो छोटा हो या बड़ा। ये यूट्यूब लेक्चर नहीं है, ये एक कोचिंग क्लास है जिसको आप फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।